So good evening, everybody. First of all, I would like to I'm very thankful for this opportunity that I'm getting to talk to you. And I want this to be a very interactive session where you ask me questions and I want to be able to answer all of the questions that you have. Since the past few days, I've been getting a lot of questions and I would like to take this opportunity to answer them all. All right. So I'll start with my introduction. I am Neha Byadwal. I'm 24 years old. I have completed my schooling in Raipur itself and my college also in Raipur only. And I've been preparing for UPSC since the past 4 years, and this was my fourth attempt, and I secured 569th rank. So I have gotten a prototype of questions where I would start answering the questions जो कि generally सारे aspirants के द्वारा पूछे जाते हैं. I will start with those questions और इसी बीच आपको जो questions पूछने हैं आप please comment कीजिए. पहले मैं कुछ ये जो questions मुझे मिले हुए हैं मैं इनको खत्म कर लूं, फिर उसके बाद then I will get back to you. Good evening everybody, all of those who are here and all of those who will join later. So as I've already told you, as I've already introduced myself, we'll straight away jump to the questions. पहला क्वेश्चन है, आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देते हैं? तो मैं अपने परिवार को, अपने माता-पिता को, अपने been fruitful as well. So I'm thankful for everything. Now we can straight jump to the strategies that we all are interested in. तो हम इसको बहुत systematic तरीके से करेंगे. We'll go for pre, mains, and interview. And meanwhile, I'll answer the questions that I'm getting as well. So first, I've been asked that prelims, GS1 और CSAT की तैयारी कैसे की? तो प्रीलिम्स के लिए बेसिकली जो भी आपके सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इकोलॉजी, political science, all of these subjects with science and technology along with current affairs, इनको हम देखेंगे कि किस किस बुक से कैसे कैसे पढ़ना है, लेकिन इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमको लेनी पड़ेगी. एंड आफ्टर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज सॉल्विंग द मॉक टेस्ट, सॉल्विंग एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन. किसी भी फॉर्मेट में आप उनको सॉल्व करें, पर जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं आप कोशिश कीजिए कि आप उनको कंसोलिडेट करें. बिकॉज for example, we solve a paper and we get as many marks as we got in that. And if we solve that paper and we just see the marks, we just get happy or sad and we just throw that paper away. It's equivalent to doing nothing. So what we have to do, we have to consolidate what we do. So मेरी एक थ्योरी रही है या मेरा एक मानना रहा है इसमें कि कोई भी क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे वो क्वेश्चन याद होना चाहिए. तो आई शुड क्रिएट अ मीडियम वेयर आई कैन ईदर कम बैक और रिवाइज दोज क्वेश्चंस, और आई कैन बी सो अटेंटिव और आई कैन ड्वेल इन द सोल्यूशन पार्ट इतना ज्यादा कि मैं उसको याद रख सकूं, उसको रिटेन कर सकूं. बिकॉज दैट इज द मोस्ट, एक दो कोई से भी कितने भी मॉक टेस्ट, कितने भी इंस्टीट्यूशंस के मॉक टेस्ट उठाइए, आप जो उनके 30 पेपर्स होते हैं उनको सॉल्व कीजिए और फिर उनको एनालाइज कीजिए. बेसिकली कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, इट डजंट मैटर एट ऑल. आपको सिर्फ ये देखना है कि कहाँ स्कोर कम आ रहा है और कहाँ आपका स्कोर ज्यादा आ रहा है. बिकॉज यू हैव टू डिवाइड योर पेपर इनटू सब्जेक्ट्स. अगर आपका हिस्ट्री में बहुत कम आ रहा है तो यू हैव टू think, or you have to think about what more you have to do in history. For example, आप अपने sources को revisit कीजिए, आप देखिए कि वो क्यों गलत हो रहा है, कि आपने उसको पढ़ा है कि आपको रिवाइज करने की जरूरत है, तो आपको उसको देखना पड़ेगा. You have to go to your basic sources. और फिर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हर मॉक टेस्ट के साथ एक सोल्यूशन आता है, तो आप उस सोल्यूशन से भी अपना नॉलेज बेस बहुत ज्यादा बड़ा कर सकते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि आप उस सोल्यूशन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ें. And CSAT, and we all are seeing that CSAT is getting tougher. तो उसमें एक्चुअली 10th में 11th और 12th में मेरे पास मैथमेटिक्स रहा है,
तो उसकी वजह से इट हैज़ बीन अ लिटिल ईज़ियर फॉर मी कि मुझे सीसैट के लिए कभी अलग से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट नाउ द ट्रेंड इज़ चेंजिंग, नाउ द पेपर्स आर चेंजिंग। सो अगर आपको थोड़ी-सी भी तकलीफ है सीसैट में, तो मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप बहुत पहले से, आप लास्ट के 3 महीने का, लास्ट के 4 महीने का वेट मत कीजिए सीसैट करने के लिए, सीसैट की तैयारी करने के लिए। आप स्टार्टिंग से ही सीसैट को लेकर चलिए। एनालाइज़ कीजिए कि आपका क्या स्कोर बन रहा है। फिर अगर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपका स्कोर अच्छा आ रहा है और मैथ्स में अच्छा नहीं आ रहा है, तो वी विल वर्क ऑन मैथ्स। और अगर मैथ्स में अच्छा आ रहा है और कॉम्प्रिहेंशन में नहीं आ रहा है, तो वी विल वर्क ऑन कॉम्प्रिहेंशन। बिकॉज़ व्हाट हैपेंड दिस टाइम इज़, I will tell you a personal thing which happened to me in the examination. My strategy related to CSAT was that I will solve all the questions relating to reasoning and mathematics first, because I was good at them, and I would go to the comprehension second. But what happened in this CSAT was कि मैथ्स के क्वेश्चंस जो नॉर्मली मुझसे सॉल्व हो जाते थे, वो आधी क्वांटिटी में मुझसे सॉल्व हो पाए। तो उसमें तुरंत मैंने डिसाइड किया कि मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा। तो वहीं पे मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, एंड आई स्विच्ड टू डूइंग द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट, और वो बहुत आसानी से हो गया। और फिर उसके बाद जो टाइम मुझे मिला, उसमें मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हो सकते थे वो किए, एंड आई गॉट कंफर्टेबल आफ्टर दैट। फिर इसी की वजह से मुझे वो उतना ज़्यादा टफ नहीं लगा। बट इसमें हमको देखना पड़ेगा कि दोनों ही पेपर्स में, GS1 और जो PT है और CSAT है, दोनों में ही हमको टाइम मैनेजमेंट को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। बिकॉज वहाँ पे 100 क्वेश्चंस हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो टाइम मैनेज हो जाता है, लेकिन CSAT में टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी बिग इशू। सो आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा टाइम के साथ एक पेपर को सॉल्व करें, अपने पेपर को सॉल्व करें, और आप उसमें आगे बढ़ें। और अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है आपके CSAT में, तो आप अभी से अपने प्रिपरेशन के साथ उसको लेकर चलें, मेंस, प्रीलिम्स, और आप CSAT को भी साथ ही में लेकर चलें एकदम स्टार्टिंग से। नाउ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू, अभी एक बार मैं मेंस और इंटरव्यू का एकदम ब्रीफ कर लेती हूँ, उसके बाद आई विल जंप टू द क्वेश्चंस एज आई एम गेटिंग सो मेनी क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो मेंस, लेट्स गो टू मेंस। और अभी प्री से भी रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, आई विल आंसर ऑल ऑफ देम, सो प्लीज आस्क द क्वेश्चंस एंड आई विल कम टू योर क्वेश्चंस, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो लेट्स जंप टू मेंस। मेंस में वी ऑल नो ऐसे है, GS1, 2, 3, 4, एंड देन वी हैव आवर ऑप्शन। तो पहले जो बहुत ही ज़्यादा पूछा गया सवाल होता है, वो ये होता है कि हम ऑप्शनल कैसे चूज़ करें। तो उसमें मुझे लगता है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। उसमें या तो आप अपने इंटरेस्ट के साथ जाएँ, व्हिच आई रिकमेंड एंड आई सजेस्ट, कि जिस सब्जेक्ट में अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं और आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि आप उस सब्जेक्ट में उसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, तो आई बिलीव दैट यू शुड गो फॉर दैट सब्जेक्ट ओनली, नो मैटर इफ पीपल से दैट इट इज वास्ट और इफ पीपल से दैट इट इज लेंथी। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू शुड गो विद दैट सब्जेक्ट ओनली। और फिर दूसरी जो चीज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यू नीड टू गो टू द सिलेबस वेरी नाइसली, वेरी फाइनली। यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस, क्योंकि कभी कभी हमें कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हुए लगता है कि आई एम लविंग दिस सब्जेक्ट वेरी मच, सो आई कैन रीड मोर अबाउट इट, लेकिन हम उस सब्जेक्ट का सिर्फ एक पहलू पढ़ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो apart from constitution, there's a lot more, there are a lot many theories that are in political science. तो political science भी काफी vast subject हो जाता है। तो only once you get into the syllabus, you go through the syllabus very nicely, and then only you decide whether you want to go for the subject which you are very much interested in. If not, if after that you come to a realization कि नहीं, इसका जो syllabus है, इसका जो content है वो बहुत ज़्यादा vast हो रहा है और मैं इसको नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ जाइए जो सबसे ज़्यादा recommend किए जाते हैं, जिनको कि छोटा बेसिकली माना जाता है। तो you can get access to them, their material very easily. So मैं suggest करूँगी कि आप उन subjects के साथ जाएं। फिर मेंस में हम 1 by 1 जाएंगे,
ऑप्शनल में बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मेरा ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, जिसको कि काफ़ी वास्ट माना जाता है। बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, और मेरे जो पिताजी हैं वो कॉन्स्टेंटली मुझे गाइड करते हैं हिस्ट्री में। एक्चुअली ही इज़ वेरी वेल वर्स्ड इन हिस्ट्री। तो एक घर में एक हिस्ट्री का माहौल स्टार्टिंग से रहा है, तो हमको वो वास्ट उतना कभी लगा नहीं है। सो लेकिन उसके फिर हिस्ट्री, आई वुड लाइक टू टेल अ थिंग और टू यू ऑल। हिस्ट्री बेसिकली आप किसी भी चीज में जाइए, आप ऐसे की बात कीजिए, आप एथिक्स की बात कीजिए, एंड देन ऑप्शनल ऑफ कोर्स, तो वो, और GS1 की बात कीजिए, मेजर चंक ऑफ GS1 इज हिस्ट्री, एंड देन इन ऐसे ऑल्सो यू कैन ऑलवेज use the anecdotes that you get from history, and in ethics also you can get all the examples that you get from history. So for me, of course, it is my subject. I am very fond of it. So लेकिन आपको जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, आप उसके साथ जाइए. Then coming to GS 1, 2, 3, all these 3 papers, we'll come to ethics after these 3 papers. These 3 papers, इसमें मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप इसके सिलेबस को बहुत ही थरोली पढ़िए. आप एक-एक पॉइंट को पढ़िए और आप एक-एक पॉइंट को लेके नोट्स बनाइए. आप कोई सा भी सोर्स उसमें इस्तेमाल कीजिए. उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सोर्स आप यूज करेंगे, इट विल बी फाइन. और अगर आपको उसमें हेल्प की जरूरत है तो आई विल आल्सो हेल्प यू विद द सोर्सेस. बट बात यह है कि द टॉपिक, द पॉइंट दैट हैज बीन गिवन बाय यूपीएससी टू अस, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं. इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इफ यू टेक अप दोस क्वेश्चन पेपर्स और अगर आप देखें उनको, तो आप पाएंगे कि वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि सिलेबस में दिए हुए हैं, और वहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस उठा के पूछे जाते हैं. तो यू हैव टू गो थ्रू द सिलेबस. सिलेबस आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, और उसके बाद आप एक एक पॉइंट के नीचे नोट्स बनाइए या अपना कुछ मटेरियल इकट्ठा कीजिए और उसको पढ़िए GS 1, 2, 3 के लिए. और फिर इसमें आप जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें भी मेरा एक सुझाव रहेगा कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही करें. यू डोंट वेट फॉर द एग्जाम टू कम फोर्थ एंड देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. आपकी जो प्रेपरेशन है वो साइड बाय साइड चलनी चाहिए, प्री और मेंस की. तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्टिंग से लेकर चलिए, क्योंकि उसमें कभी कभी स्पीड लेने में हमको प्रॉब्लम आ जाती है. बिकॉज समटाइम्स वी थिंक वी आर एबल टू राइट 1 क्वेश्चन वेरी इजीली, वी आर एबल टू राइट 2 क्वेश्चंस वेरी इजीली, बट समटाइम्स वी फाइंड कि हम जब पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो हमारी जो एनर्जी है, वो कम पड़ जाती है उसके लिए. तो यू हैव टू कीप द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो मेरा जब मेंस का टाइम था, तो उसमें व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, व्हाट आई यूज्ड टू कीप 1 hour or 2 फॉर solely writing the answers. और इसमें स्टार्टिंग में भी जब आप मेंस की तैयारी करेंगे, सब्जेक्ट वाइज जब जाएंगे और करंट अफेयर्स जब करेंगे, तो उसमें भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डेली बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, 5 क्वेश्चंस देते हैं, 3 क्वेश्चंस देते हैं. यू मेक श्योर यू राइट दोस क्वेश्चंस, यू गेट दोस क्वेश्चंस चेक्ड. उसमें फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या स्कोर कर रहे हैं, उसमें फर्क ये पड़ता है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस में आ रहे हैं, आप एक्लेमेटाइज हो रहे हैं प्रैक्टिस से. तीसरी चीज उससे ये है कि जब आप किसी भी, फॉर एग्जांपल, आप किसी भी करंट अफेयर जो भी अभी हुआ है रिसेंटली, उसका अगर आप एक आंसर लिख देते हैं, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप उसको भूल नहीं पाएंगे. कोई भी आप सिंपल सा टॉपिक ले लीजिए, इफ यू राइट एन आंसर ऑन दैट, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू फॉरगेट इट. सो इट्स अनदर वे टू रिवाइज व्हाट यू डन इन द एंटायर डे. तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि जो भी आप दिन में पढ़ते हैं, जो भी आपका स्केड्यूल बनता है, उसमें आप दिन के आखिरी में कोशिश कीजिए कि आप उसके लिए क्वेश्चंस लिखें, मेंस भी, और फिर आप डेली बेसिस पे प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड बने. प्रीलिम्स में अभी देखा जा रहा है कि हमेशा से देखा गया है कि इट इज अ नॉलेज टेस्ट, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं, लेकिन हम ये पाते हैं कि हम उस नॉलेज को यूज नहीं कर पा रहे हैं. वी हैव टू बी एबल टू यूज दैट नॉलेज, एंड इन ऑर्डर टू यूज दैट नॉलेज वी हैव टू बी वेरी
we have to generate that aptitude of question solving, you know. आपके पास जितनी भी आपकी नॉलेज है, आपको उसको पूरा यूज करना आना चाहिए, आपको अपनी तर्क क्षमता यूज करनी आनी चाहिए, आपको यू शुड बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, और वो तभी होगा जब आप डेली बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक बहुत ही फन और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डेली बेसिस पे जो क्विजेज होते हैं वो आपको सॉल्व करने चाहिए। वो काफी फन भी होते हैं और उनमें आपको अपना AIR भी देखने को मिलता है। सो टू मेंशन बायजूस के डेली क्विजेस आते हैं, तो वो आपको करने चाहिए, और उसके अलावा आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस भी लिखने चाहिए। देन आई टोल्ड यू दैट फोर्थ पे GS फोर्थ पे हम अलग से आएंगे। तो GS फोर में जो एथिक्स का पेपर है, मैं ये मानती हूँ कि आप उस पेपर को एंजॉय कीजिए, आप उस पेपर को एंजॉय करके पढ़िए, बिकॉज दैट पेपर वुड फेच यू अ लॉट ऑफ मार्क्स। बहुत स्कोप है वहां पे, लेकिन उसको लाइटली ना लेते हुए, उसको साइड में ना रखते हुए, हम उसको साथ में लेकर चले, और हम अपनी पूरी बहुत ही टफ प्रेपरेशन में थोड़ा सा ब्रीदर लें इन द फॉर्म ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एथिक्स। तो उसमें आप कोई से भी नोट्स ले लीजिए, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, कोई सी भी बुक। मैंने एक्चुअली बाजीरामन रवि के एथिक्स के नोट्स को रेफर किया था, बहुत ही छोटे नोट्स होते हैं, उनको एक बार रेफर करके आप टॉपिक बाय टॉपिक जाके, टॉपिक बाय टॉपिक अपने नोट्स बना के, देन ऑल यू हैव टू डू इज एनरिच योर कंटेंट। आप कोच याद कीजिए, आप पोएम्स याद कीजिए, आप लोगों के बारे में जानिए, आप जो भी आपको इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज लगती हैं, जो भी आपको बहुत इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज लगती हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे इंडिया में एंड इवन वर्ल्ड वाइड, जिन्होंने बहुत ही अच्छे स्टेप्स लिए हैं, आप उनको लिखिए, आप उनके एग्जाम्पल्स बनाइए, और फिर आप उनको अपने आंसर्स में डालिए। सो एथिक्स को बहुत ही लाइटली प्रिपेयर कीजिए, मतलब बहुत आराम से प्रिपेयर कीजिए, बट उसको लाइटली बिल्कुल मत लीजिए। उसको स्टार्टिंग से, जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हैं, तो GS 1 to 3 को जितना महत्व देते हैं, यू पे अटेंशन टू द फोर्थ पेपर, दैट इज एथिक्स एज वेल। अब मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो लेट मी आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस। सेल्फ स्टडी के बारे में मुझे एक क्वेश्चन मिला है कि क्या ये एग्जाम सेल्फ स्टडी से पास किया जा सकता है। तो इसके लिए मेरा आंसर है कि बिल्कुल ये एग्जाम सेल्फ स्टडी से पास किया जा सकता है। इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट हमें काफी हेल्प करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी नोज दैट व्हाट वी आर डूइंग इन द रूम एट द एंड ऑफ द डे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, आप बाहर जाके पढ़िए, आप घर पे रह के पढ़ना चाहते हैं, आप घर पे रह के पढ़िए। तो उसके लिए लास्ट में I'll give you a list of books जो मैंने रेफर किए थे, तो वो मैं आपको दे दूंगी। और उसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं और आपके पास ऑलरेडी जो आप सोर्सेज डिसाइड कर चुके हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू स्टिक बाय देम। और मैंने एक लिस्ट बनाई है जो मैं लास्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगी, जो भी आपको बुक्स रेफर करनी चाहिए। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो दिस लिस्ट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, और आप इस लिस्ट के बेसिस पे आप अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और I am saying it out loud that this exam is very much doable by your own as well. You can do it by studying on yourself as well. आप अपने आप से पढ़िए और आप इसको क्रैक कर सकते हैं। It is my belief, and you can make it come true if you make a very specific strategy. अगर आप बहुत ही साइंटिफिक स्ट्रैटेजी बना के चले अपनी, और जो मैं आपको बता रही हूँ उससे आप सिर्फ इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। आप उसको बाय हार्ट मत कीजिए, आप अपना उसमें डालिए, बिकॉज आप जिस भी कैंडिडेट से बात करेंगे, आप ये पाएंगे कि सबकी अपनी, यू फाइंड योर ओन वे, और उसमें जितनी हेल्प मैं कर सकती हूँ उतनी हेल्प I'll try to answer all the questions, and even after this I'll try to be available to answer all of your questions. मोटिवेशन कहाँ से मिला है? तो एक्चुअली मुझे मेरे मोटिवेशन के सोर्सेस काफ़ी रहे हैं। मेरी फैमिली से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दीज सर्विसेज प्रोवाइड अस अ वेरी
वेरी प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म, और बहुत ही हम पढ़ाई करते हैं और हम देखते हैं रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स होती हैं ग्रास रूट लेवल पे, हम देखते हैं पर हम उनके बारे में कुछ कर नहीं पाते हैं। तो जब आपको लगता है कि आई वांट टू डू समथिंग वर्थवाइल, आई वांट टू डू समथिंग दैट ब्रिंग्स अ चेंज, यू नो, वो जो एक बदलाव लाने की जो इच्छा है, अगर वो आप में है, तो बहुत सारे ज़रिए वो करने के, ये ज़रिया उनमें से एक है। और दूसरा जो मोटिवेशन मुझे मिला है, मैं हमेशा से ही आई हैव हैड दिस नैक of doing something to improve my personality, for doing something where I get the opportunity to work for people,